छलावा बौखलाहट के साथ बोला, आपका ये कैमरा लाना तक तो ठीक था, लेकिन आगे काम आपको अकेले ही करना होगा, क्योंकि कुएं वाला हिस्सा सुनसान है। अगर बंजारन की कृपा रही तो वहां आना जाना भी आसान है, लेकिन दिलीप काका के घर, वो भी रात को, ये हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि वहां आसपास कई घर हैं। एक छोटी सी भी गलती और हम गए काम से। छलावा की बात सुन जुल्मी और विकी ने भी ध्रुव का साथ देने से इनकार कर दिया, और ध्रुव के चेहरे पर उलझन थी कि आखिर अब उसका साथ कौन देगा और ये सब कैसे होगा, और अगर वाकई पकड़े गए तो क्या होगा। ध्रुव ने रात में छुपकर जब दिलीप काका के घर के बाहर कैमरा लगाने की बात कही तो छलावा के साथ ही सबने जाने से मना कर दिया, जिसके कारण ध्रुव सोच में पड़ गया। ध्रुव के चेहरे पर उलझन थी कि आखिर अब उसका साथ कौन देगा और ये सब कैसे होगा। अभी सब यही सोच रहे थे कि क्या करना है, इतने में बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। ध्रुव जल्दी से बोला, लगता है सुमेर और तारा आ गए, चलो देखें। और ध्रुव बाकी सबके साथ बाहर निकल आया। तब तक तारा जीप से उतर चुकी थी और सुमेर भी उसके साथ ही उतरा था। सबको एक साथ घर पर देखते हुए सुमेर ने कहा, क्या बात है, सुबह से तुम सब एक साथ हो, फिर से कोई नई गड़बड़ करने की तो नहीं सोच रहे हो। सुमेर की बात पर ध्रुव अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोला, आपको तो ऐसा ही लगेगा कि हम कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। खैर, दोस्तों के साथ रहने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ गड़बड़ करने की तैयारी है। वैसे आप ये कैसे समझेंगे, गांव में आपके कोई दोस्त तो है नहीं। अपने दोस्त ना होने की बात पर सुमेर को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये बात सच थी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ध्रुव ने तारा से पूछा, क्या बात है, तुम्हें बहुत देर हो गई आते आते। ध्रुव के सवाल पर तारा ने बड़ी ही सहजता से कहा, हम तो काफी देर पहले आ गए होते, लेकिन रास्ते में जीप खराब हो गई, उसी में थोड़ा सा टाइम लग गया। तुम बताओ, तुम कब आए। इतना कहते कहते तारा चुप हो गई, क्योंकि जल्दी जल्दी में उसने बोल तो दिया, लेकिन बाद में उसका ध्यान सुमेर की तरफ चला गया। और तारा की बातों को सुनकर सुमेर ने तुरंत सवाल किया, कब आए मतलब, तुम लोग कहाँ गए थे। सुमेर के सवाल पर ध्रुव ने तारा को देखा तो तारा ने बात को संभालते हुए कहा, हाँ वो मुझे बाजार का कुछ काम था, वैसे तो मैं खुद कर लेती, लेकिन मैं अमरपुरा चली गई ना, इसलिए मैंने ध्रुव से कहा था कि वो मेरा काम कर दे, बस इसीलिए। सुमेर तारा की बात पर यकीन करता हुआ बोला, अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हें कोई काम था तो हम बाजार जा सकते थे। खैर अब तुम आराम करो, तुम भी दिन भर से थक गई हो और आज काफी देर भी हो गई है। कुएं के ढक्कन का काम तो कल ही संभव है, तो कल सबसे पहले हम वही करेंगे। सुमेर की बात पर तारा ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोली, हाँ ठीक है, वैसे भी उसके लिए जो सामान मुझे चाहिए था वो तो मैं ले ही आई हूँ। उसके बाद सुमेर ने ध्रुव और बाकी सबको देखते हुए कहा, उम्मीद है कि तुम लोग अब तक संभल चुके होगे और ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। और हाँ, अब अमावस में ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसका भी ध्यान रखना कि दिलीप काका को कुछ ना हो, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्यों ध्रुव, तुम्हें अपना वादा याद है ना, कोई मौत नहीं इस अमावस को, नहीं तो तुम जानते हो क्या होगा। सुमेर की बात पर ध्रुव या किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। सुमेर अपनी बात खत्म कर वहां से चला गया और सुमेर के जाते ही ध्रुव ने तारा को देखते हुए कहा, तुमने तो मरवा ही दिया था मुझे। तारा हंसते हुए बोली, और बचाया भी मैंने ही ना, क्या करूं, तुम्हारी संगति का असर है, पहले परेशानी में फंसा दो और फिर उसे निकालो। तारा की बात सुनकर जहां सब ध्रुव पर हंसने लगे, वहीं ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा अब तुम भी इस विक्की और छलावा की तरह मुझे ताने मारने लगी हो। ध्रुव के इस तरह नाराज होने पर तारा जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, चलो, अंदर चलकर बात करते हैं, और मुझे बताओ कि तुमने क्या सोचा है और क्या करने वाले हो, शहर क्यों गए थे ये तो बताया नहीं। भीतर आकर तारा ने वापस से वही सवाल दोहराया कि आखिर वो क्या करने वाला है, और ध्रुव तारा को दिखाने के लिए जल्दी से अपने बैग से वो हिडन कैमरा निकाल कर ले आया और उस कैमरे को तारा के सामने रखकर बोला, ये देखो। उन कैमरों को देखकर तारा ने हैरानी से पूछा, ये तो सीसीटीवी कैमरा है, इनका तुम क्या करोगे। तारा के सवाल पर ध्रुव ने उसे समझाते हुए कहा, ये कैमरा मैं दिलीप काका के घर के बाहर लगाने वाला हूँ, ये मैं उनके घर के दोनों तरफ से लगाऊंगा ताकि कोई किधर से भी आए तो वो इस कैमरे में अच्छी तरीके से कैद हो सके, और हम यहाँ बैठकर वहां के सारे फुटेज देखेंगे। ध्रुव की इस बात पर विकी ने अपने मन की शंका को जाहिर करते हुए कहा, और क्या गारंटी है कि आज की रात वो आए ही जिसके लिए तुम ये सब तामझाम कर रहे हो।
विकी के सवाल पर ध्रुव ने विकी की नासमझी पर हंसते हुए कहा, भाई तुझे किसने ये कह दिया कि वो आज ही रात आएगी या आएगा? ये कैमरा हम बस आज लगा देने वाले हैं और हम उस पर लगातार नजर रखने वाले हैं, आज नहीं तो कल सही। मुझे पूरा यकीन है कि अमावस्या से पहले वो जो कोई भी है दिलीप काका के घर के बाहर जरूर आएगा। और इसकी क्या गारंटी है कि वो अमावस्या से पहले आए ही? इस बार ये सवाल तारा ने किया था और उसके सवाल में लॉजिक तो था, जिसे ध्रुव ने समझाते हुए कहा, देखो जहां तक मैं समझता हूँ ये काम किसी सीरियल किलर का हो सकता है जिसने कोई पुराना तरीका ढूंढा है, जैसे वो चिन्ह बहुत पुराना तरीका है जिसे पाली गांव वालों की मान्यता के हिसाब से बंजारन उसका उपयोग करके लोगों को मारती थी और इसी वजह से उसने उस चिन्ह को पिक किया है ताकि वो लोगों के बीच में दहशत का माहौल बना सके। और ये जो सीरियल किलर या साइकोपैथ किलर होते हैं ना, इनका कोई मोटिव नहीं होता कत्ल के पीछे, ये बस दहशत और खौफ का माहौल फैलाना चाहते हैं और इनके खौफ के आड़ में कुछ अपराधी अपना काला धंधा करते रहते हैं। और अगर वो ये चाहता है कि दहशत का माहौल फैला रहे गांव में, तो वो ये जरूर देखने आएगा कि क्या दिलीप काका के घर के बाहर चिन्ह मिलने के बाद गांव में आतंक का माहौल है या नहीं, और ये पक्का करेगा कि उसका तरीका काम कर रहा है कि नहीं। ध्रुव की लॉजिकफुल बात सुनकर विकी ने सहमति में कहा, यार बात तो सही कह रहा है, इस बात में पॉइंट तो है, क्योंकि अगर तेरी बात जरा भी सच हुई और इसमें किसी इंसान का हाथ हुआ बाय चांस, तो ऐसा जरूर होगा। छलावा जो चुपचाप सब सुन रहा था वो इन दोनों की बात सुनकर बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग क्या कह रहे हो मुझे अभी भी ठीक से समझ में तो नहीं आ रहा है। ध्रुव तुम मुझे ये बताओ, ये कैमरा तुम कैसे लगाने वाले हो, कहाँ लगाने वाले हो, क्योंकि दिलीप काका के घर के बाहर तो बहुत सारी जगह है। छलावा की इस बात पर जुल्मी ने अपनी शेखी बघाड़ते हुए कहा, छलावा तुम सिनेमा नहीं देखते हो ना, इसीलिए तुमको कुछ नहीं पता, हमको सब पता है। सिनेमा में हम देखे हैं, ऐसा जो कैमरा होता है उन्हें छुपा कर लगाया जाता है और ध्रुव भी ऐसा ही करने वाला है। वो या तो किसी पेड़ के ऊपर इन्हें छुपा देगा या किसी ऐसी जगह पर छुपा आएगा जहां आसानी से किसी की नजर इन पर ना जाए। हम ठीक बोले ना ध्रुव? जुल्मी की बात पर ध्रुव अपना सिर हिलाते हुए बोला, जुल्मी तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सूरज की रोशनी से चार्ज होने वाली बैटरी वाली कैमरा है जो सिग्नल द्वारा मेरे मोबाइल से जुड़े होंगे। ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है, बस इतना समझ लो। लेकिन अब तुम में से मेरे साथ कोई नहीं जाना चाहता, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जुल्मी तुम्हें इस बारे में बहुत ज्ञान है, तो बस ठीक है तुम ही मेरे साथ चलोगे जब मैं इस कैमरे को लगाने जाऊंगा। ध्रुव की इस बात पर जुल्मी हड़बड़ाकर बोला, हम जाएंगे? अरे हमको क्यों ले जा रहे हो, हम नहीं जाएंगे। छलावा को ले जाओ, छलावा को गांव में सब मानते हैं और वो साथ रहेगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन जुल्मी की बात पर ध्रुव ने उससे कहा, छलावा और विकी ने पहले ही जाने से मना कर दिया है, अब बचे हो तुम। और क्योंकि मैं ये कैमरा दिलीप काका के घर के बाहर बने ऊंची पेड़ पर लगाने वाला हूँ और तुम्हारे जैसे चुस्त दुरुस्त इंसान ही झटपट पेड़ पर जाकर इन्हें फिट कर सकता है, क्योंकि मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता नहीं है। जुल्मी चिढ़ते हुए बोला, यार ये क्या मजाक है, तुम लोग हर काम में मुझे आगे कर देते हो। अरे छलावा को ले जाओ ना। जुल्मी की इस बात पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सब बस जुल्मी की तरफ देखने लगे। कुछ देर तक जब कोई कुछ बोला ही नहीं तो जुल्मी समझ चुका था कि ये लोग इस काम में भी उसे घसीटने ही वाले हैं, इसलिए उसने हार मानते हुए कहा, अब ऐसे क्या देख रहे हो, चलो चलते हैं। उसके बाद जुल्मी अपने मन में कुढ़ता हुआ बोला, जब भी हम अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश करते हैं तब हमारे साथ ऐसी ही चीजें होती हैं कि हमारी जान ही हलक में फंस जाती है। जुल्मी ने यह बात बहुत धीरे कही थी, लेकिन उसके बगल में बैठा विकी उसकी इस बात को सुन चुका था, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, इसीलिए कहते हैं जुल्मी, ज्ञानी लोग अक्सर चुप रहते हैं, तुम भी रहा करो चुप। विकी की इस बात से सब जोर जोर से हंसने लगे और जुल्मी का चेहरा देखने लायक हो चुका था। जहां एक तरफ ध्रुव, तारा और बाकी सब अपने अपने उपाय और बातचीत में लगे थे, वहीं इन सब से दूर और अलग थलग अनन्या चुपचाप अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। ध्रुव ने कई बार उसे बुलाया था, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी और तबीयत सही ना होने का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही बिस्तर पर आराम से तकिए को सीने से लगाए बैठी रही। बेचैनी से कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाती हुई अनन्या अपने मन में बोली, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है मुझे। जिस ध्रुव के साथ मुझे सबसे अच्छा लगता था अब उसके साथ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से कभी कभी तो लगता है मैं कहीं चली जाती हूँ,
ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ नहीं आ रहा। अनन्या अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है और उस पर नजर रख रहा है। अनन्या के कमरे का दरवाजा जो थोड़ा सा खुला था, उस दरार से अनन्या ने किसी को वहां से फुर्ती से जाते देखा था। वो जल्दी से उठी और दरवाजा खोलकर बाहर आई, लेकिन तब तक वहां कोई नहीं था। अनन्या को हैरानी हुई क्योंकि उसने खुद किसी को देखा था। अनन्या को लगा जैसे उसके दोस्त होंगे और वो ध्रुव और विकी के कमरे की तरफ बढ़ी, जहां से सबकी आवाज आ रही थी। और उसने देखा वहां सब अपनी बात करने में लगे हैं। उन्हें देखकर नहीं लग रहा था कि वो अभी अनन्या के कमरे के आसपास भी आए होंगे, क्योंकि सब अपने में बिजी थे। दूसरी तरफ सजनी की आवाज किचन से आ रही थी, जो कुछ गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी। अनन्या चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी उसे लगा जैसे कोई बेसमेंट के भीतर गया है और उसका दरवाजा बंद हुआ है। अनन्या जल्दी से बेसमेंट की तरफ बढ़ी, हालांकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साथ ही उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, जैसे कुछ गलत हो रहा है। लेकिन कहते हैं इंसान का दिमाग जासूसी से भरा होता है। उसे जिस चीज से दूर रहना चाहिए वो उसी की तरफ झुकता है। यही अभी अनन्या के साथ हो रहा था। डर लगने के बावजूद भी वो बेसमेंट की तरफ बढ़ रही थी और बेसमेंट के पास जाकर उसने देखा बेसमेंट का दरवाजा भीतर से बंद था और एकदम शांति थी। तभी उसे बेसमेंट के दरवाजे के नीचे से एक रोशनी आई। अनन्या ये देख घबरा गई कि अंदर कौन है। जानने के लिए अनन्या ने दरवाजे में अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश की, तो उसके कान में एक धीमी सी फुसफुसाहट वाली आवाज आई, अंदर आओ, अंदर आओ। ये आवाज सुन अनन्या ने तुरंत खुद को दरवाजे से पीछे किया और घबरा गई। उसने खुद से कहा, सजनी किचन में है, बाकी सब रूम में है, तो यहाँ कौन है जो अंदर है? इतना बोलती हुई अनन्या ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। उसने धीरे से कहा, अंदर कोई है क्या? देखो, जो भी हो दरवाजा खोलो, वरना मैं सबको बुला लूंगी। लेकिन अब भी दरवाजा नहीं खुला और अनन्या ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा पर धक्का दिया और दरवाजा इस बार खुल गया। और अनन्या बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली गई। और अनन्या के बेसमेंट के अंदर जाते ही उसका दरवाजा जोर से बंद हुआ और अनन्या चौंकती हुई पीछे पलटी, लेकिन तब तक वो बंद हो चुका था। वहां चारों तरफ अंधेरा था, तो फिर दरवाजे के नीचे से रोशनी कैसे आ रही थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने देखा वहां तो कोई भी नहीं था, तो फिर दरवाजा अंदर से कैसे बंद था? ये सोचती हुई वो चारों तरफ देखने लगी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई है और अनन्या को पानी की आवाज आने लगी, जैसे कोई पानी में चल रहा हो। लेकिन यहाँ पानी कैसे? ये सोचती हुई अनन्या जैसे ही पीछे पलटी, उसका पैर लड़खड़ाया और वो नीचे गिर गई और उसे लगने लगा जैसे वो डूब रही है और उसकी सांसें अटक रही हैं। अनन्या चीखना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे अपनी आंखें बंद होती महसूस होने लगी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया हो और उसकी सांसें लौटने लगी। और उसकी आंखें खुली तो पूरी तरह से तो अब बेसमेंट में अंधेरा नहीं था। वहां इतनी रोशनी थी कि वो बेसमेंट के भीतर सब कुछ अच्छे से देख पा रही थी। लेकिन ये रोशनी कहां से आ रही थी? ये सोचती हुई अनन्या जोर जोर से सांस लेती हुई चारों तरफ देखने लगी। बेसमेंट के बीच में अब भी वो सारी चीजें बिखरी थी जो कल तारा लेकर आई थी, और एक कोने में एक बाल्टी रखी थी जिसके भीतर से अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी और वहीं से पूरा बेसमेंट रोशन हो रहा था। अनन्या धीरे धीरे कदमों से उस तरफ बढ़ने लगी थी और वो जैसे ही उस बाल्टी के नजदीक गई, उसमें से आती रोशनी बंद हो गई और वहां वापस चारों तरफ अंधेरा फैल गया। इससे पहले अनन्या को कुछ भी समझ आता, बाल्टी का पानी आवाज करते हुए घूमने लगा था, जैसे पानी में छोटा बवंडर बन रहा हो और उस पानी में कोई चित्र से उभर रहे थे जो अभी धुंधले से थे। और अनन्या हैरानी से उस पानी की तरफ देख रही थी और पानी में बनने वाला वो चित्र धीरे धीरे साफ हो रहा था। अनन्या ने देखा कि ये गांव की ही कोई जगह थी और रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं घरों के बाहर जल रही पीले बल्ब की रोशनी में हल्की सी रोशनी हो रही थी। अनन्या ने देखा उस हल्की रोशनी में एक औरत जिसने घाघरा पहन रखा था और उसने सर पर घूंघट ले रखा था। वो धीरे धीरे चलती हुई कहीं जा रही थी। अनन्या की नजर लगातार उस औरत पर टिकी हुई थी।
अनन्या ने देखा वो चलती हुई गांव के एक घर के बाहर जाकर रुक गई। ये देखकर अनन्या को अजीब सी सिहरन होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो किसी स्टैचू की तरह वहां खड़ी रही और उसकी हरकतों को देखती रही। वो औरत घर के नजदीक गई और घर की दीवार पर कुछ करने लगी। ये देखकर अनन्या बहुत ज्यादा हैरान हो गई और उसके मुंह से अपने आप निकला, कहीं ये वो चिन्ह तो नहीं बना। इतना अनन्या बोल ही रही थी कि अचानक से जोर से हवाएं चलने लगी और उस औरत का घूंघट उड़कर एक तरफ हो गया और उसने एक झटके में अनन्या की तरफ देखा और ये देखकर अनन्या को मानो करंट लगा हो कि वो कोई और नहीं बल्कि अनन्या खुद थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।